This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। हरियाणा में वैट देने के मामले पर खरीदारों और बिल्डरों के बीच मतभेद। वैट किस हिसाब से लगेगा और कब से लागू होगा, इसी बहस में फंसे हैं सब। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और एक नजर उन लोगों पर जो अपनी गाड़ी कमाई सपनों के घर में लगा चुके हैं, लेकिन वो घर अब भी है एक सपना। गुड़गांव और फरीदाबाद में मकान मालिक असमंजस में हैं क्योंकि अचानक से उनके हाथ में वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट का लाखों का बिल थमा दिया गया है। हर बिल्डर अलग अलग दर से ये कर ले रहा है, लेकिन असमंजस की स्थिति इससे और भी बढ़ती जा रही है। वैट की इस पहेली को समझने की कोशिश की प्रॉपर्टी इंडिया ने। गुड़गांव में फ्लैट कब्जे के लिए तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन कब्जा अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि बिल्डरों खरीदारों के बीच तनातनी है। झगड़ा इस बात पर है कि वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स कौन और कितना देगा। अजय सिंघल को अपने घर की चाबी मिलने का इंतजार था, लेकिन अंतिम डिमांड लेटर में उनके बिल्डर ने उनसे बैंक गारंटी के तौर पर पेश की रकम की मांग की। इस शर्त के बिना हरियाणा में कब्जा नहीं दिया जा रहा है और क्योंकि वहां वैट कितना लगेगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। उन्होंने हमारे को कोई ब्रेकअप नहीं प्रोवाइड कराया है डिमांड नोटिस के अंदर। उन्होंने खाली ये लिखा है कि ये टोटल अमाउंट आपको पे करना है एज एडवांस। सो वी हैव नो क्लैरिटी क्या बेसिस है कंप्यूट करने का इसका। पिछले 2 साल में हरियाणा में 2 फॉर्मूले लाए गए हैं जिनके आधार पर बिल्डर रियल एस्टेट सौदों पर वैट का हिसाब लगा सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। महाराष्ट्र और दिल्ली की 1% दर के हिसाब से हरियाणा अगस्त 2014 में कॉम्पोजिशन स्कीम लाई थी। इस योजना के तहत अप्रैल 2014 से कुल कीमत पर 1% वैट लगना था, लेकिन बिल्डरों ने ये योजना इसीलिए नकार दी क्योंकि वो इसे खरीदारों से वसूल नहीं कर सकते। साथ ही अगर हरियाणा से बाहर का सामान लाया जाता है तो बिल्डरों पर अतिरिक्त टैक्स लगता है और 31 मार्च से पहले के मामलों पर कोई माफी की सुविधा भी नहीं थी। इस साल जुलाई में एक नया फॉर्मूला आया। इसके तहत जमीन और मजदूरी की 25% लागत घटाने के बाद बाकी कीमत पर वैट लगेगा, लेकिन ये भी नाकाम रहा है क्योंकि इसे भी रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया गया है। बिल्डरों का कहना है कि इन योजनाओं को लागू करना भानुमति के पिटारे को खोलने से कम नहीं है, खास तौर से उन प्रोजेक्ट्स के लिए जहां खरीदारों को मकान मिल चुके हैं, उनकी रजिस्ट्री हो चुकी है और बिल्डर अब रख रखाव भी नहीं कर रहा है। बड़े मेजर इश्यूज खड़े होंगे। आज की तारीख में कस्टमर से कोई भी पैसा लेना बड़ा मुश्किल है। जिस रेट पे फ्लैट्स बेचे हुए हैं उसके ABS साइन हुए हुए हैं, 90% पेमेंट आई है। उन केसेस में कस्टमर कोर्ट जा रहे हैं, कैंसिलेशन के लिए जोर दे रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं। कई रीज़न है उसमें, रीजंस कुछ डेवलपर के एंड पे भी हैं और मार्केट की मंदी भी है। तो आज की तारीख में एक कस्टमर से जब मार्केट स्लो है एक एडिशनल डिमांड करना और उसको लेना विल बी अ टफ टास्क। यानी अगर बिल्डर खरीदारों को कब्जा देने से पहले पेश की चेक और फिक्स डिपॉजिट्स मांग रहे हैं
तो क्या खरीदार उन पर भरोसा कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बायर को और डेवलपर को एक सेम पोडियम पे आना पड़ेगा, बिकॉज डेवलपर भी कहीं ना कहीं उससे वही चार्ज करेगा जो कि उसको पीछे पे करना है गवर्नमेंट को. सो इफ दे कम ऑन सेम पोडियम एंड दे मेक वन जॉइंट रिप्रेजेंटेशन कि हमारा जो अल्टीमेट टैक्सेशन जो सप्लाई चेन में लोड हो रहा है, इस टैक्सेशन में हमें ये अनसर्टेनिटीज आ रही हैं, ये टैक्सेशन में ब्लैंकेट रेट्स हमें मिल नहीं पा रहे हैं, जो ब्लैंकेट रेट्स हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट विल श्योरली इंटरवीन. मंदी वाले बाजार में जहां कई वजहों से मकानों का कब्जा नहीं मिल रहा, उसमें अगर टैक्स कानून की वजह से डेवलपर्स और मकान लेने वालों के बीच भरोसा टूट रहा है, तो इसको फौरन सुधारने की जरूरत है. कैमरा पर्सन एज जोसेफ के साथ वसुधा शर्मा, एनडीटीवी. तो इस पूरे मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव, फाउंडर हैं एसकेएस एसोसिएट्स के, और सुनील जिंदल हैं जो कि सीएफओ हैं सीएचटी डेवलपर्स लिमिटेड के. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो सिद्धार्थ, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगी. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसको लेकर के. हम लोग स्टोरी में हालांकि समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे अगर सीधे साफ शब्दों में जानना चाहें, एक आम आदमी जानना चाहे जो आज मकान खरीदने भी जा रहा है, आखिर ये क्या है और किस हिसाब से उसे देना पड़ेगा? जी देखिए, ये जो सारी असमंजस की स्थिति बनी है, सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है, ये सारा कन्फ्यूजन मैं तो ये कहूँगा कि पूर्णतः तौर पे सरकार के द्वारा बनाया गया है कि वो ये जानने के बाद भी कि उनको बिल्डर से टैक्स वसूलना है, वो स्कीम बना ही नहीं पा रहे हैं कि बिल्डर अपना टैक्स ले सके. उसके बाद हर साल वो अपनी स्कीम में ऐसे ऐसे बदलाव लेकर आते हैं कि जो पुरानी वाली स्कीम में टैक्स दे चुके हैं और जो नई वाली स्कीम में टैक्स देना चाहते हैं, उनके बीच में भेदभाव आ जाता है, और जो ग्राहक है वो सोचता है कि कहीं ज़्यादा लगाया जा रहा है, कहीं कम लगाया जा रहा है. ये जो सरकार का तरीका है हर साल टैक्स की दरों में चेंज करने का, ये शुरू हुआ है मार्च 2013 से. मार्च 2013 में सबसे पहले सरकार ने बोला कि अगर ख़रीदारी पे लाभ उठाना है, सेल्स टैक्स का जो रेट होता है उसका, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहिए. जब सारे लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में चले गए तो उन्होंने 2014 में आके 2015 में आके जो स्कीम बनाई है कॉम्पोजिशन की, वो इस तरह की बना दी हैं कि एक बिल्डर उसको ले ही नहीं सकता. उस पर इतनी ज़्यादा दबाव, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाल दी गई हैं कि उस स्कीम को अवेल करने के लिए उसको कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर ही आना पड़ेगा. अब जब एक बिल्डर द्वारा किताबें उस तरह से रखी ही नहीं गई हैं कि वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अलावा किसी और स्कीम में अपने आप को एसेस करा सके, तो ये परेशानी का सबब बनता चला जा रहा है. सरकार इस बात का भी फैसला नहीं कर पा रही है कि उनको ज़मीन के ऊपर टैक्स लेना है, नहीं लेना है. साल दर साल उसमें चेंज होता है. सर्विस को तो वो टैक्स कर नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं उसके बारे में वो साफ़ तौर पे बता ही नहीं रहे हैं कि एक बिल्डर को उस पर टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना है. और मैं तो यही कहूँगा कि इस समय जो स्थिति है उसका निवारण अगले 2 या 3 साल में तो होने से रहा. ये कन्फ्यूजन मतलब अब 2 या 3 साल और ये झेलना पड़ आराम से 2 से 3 साल लगेगा, और ये परेशानी तब तक बनी रहेगी क्योंकि तब तक बिल्डर और ग्राहक आपस में ही लड़ते रहेंगे कि कितना टैक्स उनको वसूलना है और कितना टैक्स इनको देना है. तो ये स्थिति कुछ ऐसी होती जा रही है कि 2 बंदर लड़े जा रहे हैं, लेकिन स्थिति कोई और ही मदारी है और कुछ और ही स्थिति है. लेकिन जिंदल साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप लोग इस टैक्स की रिजीम से कुछ खास खुश भी नहीं थे, क्योंकि आप लोग भी चाहते थे कि एक तरीका हो, एक ढांचा हो जिसके तहत लिया जाए. क्या इस वक्त जो तरीका है, ढांचा है, आपके लिए वो सहूलियत वाला है या उसमें आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं? अंजलि, पहले तो बात एक चीज़ को ध्यान में रखने की है कि जो टैक्स है वो सरकार लगा रही है और उसको अल्टीमेट जो कस्टमर है उसने पे करना है. जहाँ तक बिल्डर है वो सरकार और कंज्यूमर के बीच में केवल एक मीडिएटर का काम कर रहा है. उसने एक जगह से टैक्स लेके दूसरी जगह पे देना है. आज अभी तक भी जो बार बार, जैसे सिद्धार्थ ने बताया कि बार बार पॉलिसी चेंज हो रही है, उससे क्या हो रहा है कि अभी भी जो पॉलिसी आई है उसमें भी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है. वो पॉलिसी भी अभी जुलाई 2015 में आई है और वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मई 2010 से एप्लीकेबल है. तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आज अगर पॉलिसी आती है जो 5 साल पहले से एप्लीकेबल है, तो
कैसे उसका टैक्स कंप्यूट किया जाए, जिन लोगों को पहले ही प्रॉपर्टी दे चुके हैं उनसे कैसे कंप्यूट करें। दूसरा, जो अभी भी पॉलिसी आई है उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो प्रैक्टिकल नहीं हैं। जैसे एक उन्होंने कहा है कि लैंड की जो वैल्यू है आप 25% जो आपकी सेल वैल्यू है उसमें से 25% लैंड की वैल्यू ले लीजिए। अब मुद्दा ये है कि असल में सरकार को टैक्स जो जाना है वो जितना मटेरियल उसमें कंज्यूम हुआ है उस पे जाना चाहिए। अगर किसी बिल्डर की वैल्यू ऑफ लैंड 25% से ज़्यादा है और हम कहेंगे केवल 25% तक लें, तो उससे क्या होगा कि जो टैक्स है वो ज़्यादा वैल्यू पे देना पड़ेगा। और जो हाई कोर्ट की जजमेंट अभी CHD के केस में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की आई है और उसके पहले LNT के केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रही है, दोनों में बहुत क्लियर कहा गया है कि जो मटेरियल कंज्यूम्ड है उससे ज़्यादा की वैल्यू पे टैक्स सरकार नहीं ले सकती है। बट अभी भी जो पॉलिसी आई है उस पर अगर कंप्यूट करते हैं टैक्स तो वो मटेरियल की वैल्यू से ज़्यादा पे बन रहा है। चलिए, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है ये मामला, इसको फिर से थोड़ा सिंपल करते हैं। सिद्धार्थ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो इंसान 2010 में उसने मकान खरीद लिया, आज उसके पास अगर वापस जाते हैं और कहते हैं कि और उसने उसके बाद शायद पिछली पॉलिसी के तहत कुछ दे भी दिया, आज उसके पास जाकर के दोबारा मांगेंगे क्या हम फिर से कि अब पॉलिसी चेंज हो गई, अब दर अलग हो गया, ये क्या ये फिर से और करना पड़ेगा? देखिए, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जो एग्रीमेंट होता है एक बिल्डर और बायर के बीच में, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर कोई भी टैक्स इस प्रॉपर्टी के ऊपर लगेगा तो वो बिल्डर चार्ज करेगा और वो बायर उसको वापस करेगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि एक बायर को टैक्स वापस करना है। सारी परेशानी की जड़ यहाँ पे आके ख़त्म हो गई है कि बिल्डर बार बार उनके पास वापस जा रहे हैं और हर बार कह रहे हैं कि पिछली बार जो तुमने दिया था वो ज़्यादा हो गया या वो कम हो गया है। और ये जो इनके बीच का मुद्दा है ये ख़त्म नहीं हो पा रहा है जब तक कि बिल्डर का सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट करके कंप्लीट नहीं करेगा। जब तक एक बिल्डर की असेसमेंट खुद से कंप्लीट नहीं हो जाती, वो बायर के पास जाके एक फाइनल डिमांड रख फिगर नहीं दे पा रहा है कि मुझे इतना आप चेक काट के दे दीजिए और इतना ही मैं आपसे लूंगा, इससे न ज़्यादा न कम। ये एक दिक्कत हो रखी है। खैर जिंदर साहब, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगी कि अगर ये मटेरियल का भी कॉस्ट, इसका भी कॉस्ट, उसका भी कॉस्ट, ये सब देखा जा रहा है, तो ये आप लोगों के लिए एक तरह का अकाउंटिंग नाइटमेयर नहीं हो गया? क्योंकि किस साल में कितने का था और वो निकाल करके आप फिर जा रहे हैं किसी के पास कि कितना पैसा बन रहा है, तो ये पूरा बुक कीपिंग करना और पीछे की तरफ जा करके पूरा हिसाब करना कितना मुश्किल है? अंजलि, ये तो एक बिल्कुल आपने कहा कि नाइटमेयर हो गया किसी भी बिल्डर के लिए। और अगर इसको एक्चुअल में बिल्कुल ठीक ठाक से कंप्यूट करना हो तो शायद जितना किसी का भी अकाउंट डिपार्टमेंट है उतना एक अलग से अकाउंट डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा इस चीज़ को कंप्यूट करने के लिए। इस समस्या के समाधान के लिए कई राज्य सरकारों ने जो रूल है वो इस तरह से बनाए हैं। जैसे बॉम्बे में काफ़ी टाइम से है, वहाँ पे उन्होंने 1% ऑफ सेल वैल्यू रखा था। दिल्ली में भी अभी उन्होंने 1% ऑफ सेल वैल्यू रखा है। यहाँ पे भी मेरे ख्याल में सरकार अगर यही करती और अगर अभी भी वो ये कर दे कि उसको सीधा सेल की वैल्यू के साथ लिंक कर दे, तो जिस तरह सर्विस टैक्स में आया था कि सर्विस टैक्स इज सम परसेंटेज ऑफ द सेल वैल्यू, इसी तरह अगर यहाँ पे भी वो कर दें कि ये परसेंटेज ऑफ सेल वैल्यू है, तो सरकार के लिए भी बेनिफिट रहेगा। क्योंकि आज शायद बहुत कम टैक्स जो सरकार को मिला है क्योंकि अभी तक लायबिलिटी क्लियर नहीं है और वो डिस्प्यूटेड होती जा रही है। अगर वो एक स्टेट फार्मूला, एक स्टेट परसेंटेज बता दें तो बिल्डर के लिए भी आसान होगा कंज्यूमर से लेना, कंज्यूमर को भी क्लैरिटी होगी और सरकार को भी जो रेवेन्यू का पैसा मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा जितना कि आज तक मिला है। और आगे भी अगर ये रूल को क्लियर नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा सरकार को टैक्स नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल इशू है और कंट्रोवर्सी में ही 2-3 साल और चलता जाएगा। और अगर सेल वैल्यू की ही आप एक परसेंटेज कर देंगे तो शायद वो कंज्यूमर खुद भी उसको आसानी से कैलकुलेट करके टैली कर सकता है, ये तो आसान ही हो जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेट्रोस्पेक्टिव रखना कितना ये एक हम तो ये कह ही रहे हैं कि कितना फेयर है या अनफेयर है। खैर, उससे पहले मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर किसी से हम ये कहते हैं कि आप मकान अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं या हम फाइनल एक मकान ले रहे हैं बिल्डर से जो तैयार है,
तो क्या फ़र्क है उस वक्त? क्या मैं एक बना बनाया मकान लेती हूँ उस वक्त भी दूंगी? नहीं, इसमें दोनों तरह के मकानों में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप कोई मकान अंडर कंस्ट्रक्शन में आप लेते हैं तो उसके ऊपर राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही राइट बन जाता है। एक सर्विस टैक्स चार्ज करता है, एक सेल्स टैक्स चार्ज करता है। लेकिन अगर एक बार मकान पूरी तरह से बन जाता है और उस पर एक बहुत ख़ास डॉक्यूमेंट है जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो मिल जाता है, उसके बाद ना तो इसके ऊपर कोई वैट लगेगा, ना इसके ऊपर कोई सर्विस टैक्स लगेगा। इस पर सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, क्योंकि अब ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बन चुकी है। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो 2015 में सरकार ने फिर से अमेंडमेंट्स किए हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के अलावा भी कुछ और चीज़ें, कुछ और टेस्ट वो बता सकते हैं, जिसके बाद अगर आपने मकान बेचा है तो उसके ऊपर ना वैट लगेगा, ना सर्विस टैक्स लगेगा। तो उस चीज़ का इंतज़ार है। जी, तो कन्फ्यूजन है, असमंजस की स्थिति है, ये तो हम सभी मानते हैं। और अगर सरकार चाहे तो पॉलिसी में बदलाव करके, ढांचे में बदलाव करके इसे थोड़ा सिंपल कर सकती है, न सिर्फ बिल्डरों के लिए, कंज्यूमर के लिए भी, और उनके बीच की इस तनातनी को ख़त्म कर सकती है। आप दोनों स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रही हैं प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा, जो कि आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगी। वैशाली, स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो चलिए रुक करते हैं पहले कॉलर का। प्रियेश राय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रियेश, पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार। नमस्कार जी, देखिए मेरा बजट 50 लाख का है। मैं ग्रेटर नोएडा में कहीं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ। जी, आपको कुछ पसंद आया है? जी, एक अजनारा के बारे में मुझे मालूमात करनी थी। जी बिल्कुल, ज़रूर आपको बताएंगे। इन्होंने हमें जो ईमेल भेजी थी, तो इन्होंने नोएडा एक्सटेंशन का इलाका पसंद किया था और उसमें अजनारा होम्स इनको पसंद आ रहा था। ये जानना चाह रहे थे कि मेट्रो भी अगर आसपास हो तो अच्छा है। आपको क्या लगता है कि इनके बजट में ये इलाका सही है या कुछ और बेहतर ला सकते हैं? प्रियेश जी, आपने खास नोएडा एक्सटेंशन के क्षेत्र को चुना है और हम इस चुनाव से सहमत हैं। सेक्टर 4 और 16 का चुनाव करके लाए हैं हम आपके लिए, क्योंकि इस सेक्टर को सीमलेस कनेक्टिविटी मिलती है नोएडा सिटी मेट्रो स्टेशन की तरफ, जो करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे है। साथ में नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड से इसे काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सप्लाई आ चुकी है और इस वजह से थोड़ी अप्रिसिएशन मॉडेस्ट रहेगी आगे चल के। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखें अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर, तो ज़रूर आपको इस मार्केट से रिटर्न्स मिल सकते हैं। मेट्रो भी प्रपोज्ड है इस रीजन में, लेकिन अभी ऑन द ग्राउंड वर्क शुरू नहीं हुआ है, इसीलिए 5 से 7 साल का दायरा ज़रूर मन में बना लीजिए इस क्षेत्र के लिए। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करें। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखें तो नोएडा एक्सटेंशन में 212 हैं। टोटल सप्लाई देखें तो 1,61,970 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट 62,300 है और इस वजह से यहाँ की इन्वेंट्री ओवरहैंग थोड़ी भारी है। 35 मंथ्स का इन्वेंट्री ओवरहैंग चल रहा है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3,500 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 26% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 10 से 11% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने खुद चुना है। सेक्टर 16B में आपने अजनारा इंडिया का अजनारा होम्स प्रोजेक्ट चुना है। इसकी कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्राइस देखें तो 3,300 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ये मिल रहा है, औसत दामों से कम। डेवलपर से आप खरीद सकते हैं 2 BHK की 1,060 या 1,095 या फिर 3 BHK की 1,385 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2018 में ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 14.5 एकर्स पे बनाया जा रहा है। कुल मिला के 15 हाई राइज टावर्स हैं वेरिंग हाइट्स के। प्रोजेक्ट को फेजेस में बनाया गया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड से काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है इस प्रोजेक्ट को और गौर सर्कल से ये सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन जो है मिड स्टेज तक पहुंच गया है और पोजेसन इसकी फेजेस में शुरू हो जाएगी। मिड नेक्स्ट ईयर तक पोजेसन शुरू हो जाने का अजम्पशन है और मॉडर्न अमेनिटीज़ के साथ इसे लॉन्च किया गया है। गौर सर्कल से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। प्राइस एडवांटेज के साथ मिल रहा है। हमारी राय में अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसे चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट की भी राय लाए हैं हम। सबसे पहला है सेक्टर 4 में गॉर्सन्स इंडिया का 7th एवेन्यू।
3,750 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1,075 या 1,165 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2018 में तैयार हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी लोकेशन खास बात है, गौर सर्कल के काफ़ी करीब पड़ता है, सीमलेस कनेक्टिविटी मिलती है और दामों पे आपको एक 250 रुपये पर स्क्वायर फुट का अभी भी डिस्काउंट मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। दूसरी राय आपके लिए सेक्टर 16 में गुलशन होम्स का गुलशन बेलिना 3,360 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1,020 या 1,105 स्क्वायर फुट की यूनिट चुन सकते हैं। ये भी 2018 में तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट ये एक बिल्कुल नई लॉन्च है, कंस्ट्रक्शन अभी शुरू हो जाएगा इसका। और प्रोजेक्ट जो है नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड पे लोकेटेड है, 2.5 किलोमीटर दूर किसान चौक से। साथ में प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। तो नोट कीजिए कौन कौन से ऑप्शंस हम लाए हैं आपकी अपनी खुद की चॉइस के अलावा। 7th एवेन्यू है गॉर्सन्स इंडिया की तरफ से और गुलशंस बेलिना है गुलशन होम्स की तरफ से। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, इनमें चाहे तो आप अपना पैसा लगा सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद आप लोग कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की कुछ और उलझनें सुलझा रही हैं यहाँ पर वैशाली हमारे साथ। लेकिन उसके अलावा आपको बता दें कि हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोजेक्ट ट्रैकर, जिसमें हम आपको हर हफ्ते नए लॉन्चेस और कुछ खास प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं। तो देखिए आज क्या है प्रोजेक्ट ट्रैकर में।